नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बायोगुरु पर। आज का हमारा टॉपिक है इंटरनल ईयर। हमारा टॉपिक चल रहा था ईयर का, उसमें हमने एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और कुछ कुछ बात की थी इंटरनल ईयर की। इसमें हमने क्या पढ़ा था, इंटरनल ईयर को हम दो पार्ट्स में बांट सकते हैं। इंटरनल ईयर काम क्या करता है, एक तो हमारे बैलेंस का काम करता है, दूसरा हमारे हियरिंग का यानी सुनने का काम करता है और संतुलन बनाने का काम करता है। इसको हम लोग दो भागों में बांटा था। एक तो नीचे जो लेब्रिंथ पार्ट था, जो घुमा हुआ पार्ट था, उसको बांटा था। उसको हमने क्या कहा था, कोक्लिया कहा था, जो हमारी सुनने में मदद करता है। एक हमने ऊपर वाला पार्ट बनाया था, ये सेमी सर्कुलर डक्ट यानी सेमी सर्कुलर जो नलिकाएं हैं वो, और यहाँ पर वेस्टिब्यूल पाया जाता है। उनको मिलाकर हमने एक और पार्ट बनाया था जिसको हमने कहा था वेस्टिब्यूलर एफरेंटर्स, यानी जो वेस्टिब्यूल, यहाँ पर वेस्टिब्यूल पाया जाता है, इसमें दो बैलून लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। हमने पढ़ा था एक ऊपर एक नीचे, वो दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं और उनके ऊपर पाई जाती है सेमी सर्कुलर डक्ट यानी अर्धचंद्राकार नलिकाएं। उनको मिलाकर हम ये नाम देते हैं। यानी इंटरनल ईयर के दो पार्ट हो गए, एक तो हमारा कोक्लिया और दूसरा वेस्टिब्यूलर एफरेटस, जिसमें से हमने कोक्लिया को अच्छे से समझ लिया था कि वहां पर किस तरह से वाइब्रेशन होती है और किस तरह से हमारे हियरिंग का काम होता है। उसमें हमने क्या पढ़ा, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई पाया जाता है जो हमारी हियरिंग में मदद करता है। आज हम बात करेंगे वेस्टिबुलर एपरेटस यानी जो दूसरा पार्ट है जो हमारे बैलेंसिंग का काम करता है, उसके बारे में। तो हमारे बैलेंसिंग का काम कौन करता है, वेस्टिबुलर एपरेटस। ये वेस्टिब्यूलर अपरेटस किस किस से मिलकर बना होता है, दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो हमारा होता है यहाँ पर जो वेस्टिब्यूल पाया जाता है, जिसमें क्या क्या होते हैं, ओलिथ्रिल ऑर्गन, और एक तो वो हो गया, और यहाँ पर जो बोनी लैब्रिंथ है वो भी उसके साथ मिल गई, तो उसको हमने क्या कहा था, वेस्टिब्यूल कहा था। यहां पर हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था वेस्टिब्यूल किसे कहते हैं। वेस्टिब्यूल हमने कहा था ये जो बोनी लैब्रिंथ है ये, और यहां पर जो दो बैग्स हैं, ये वाले ऊपर वाले बैग को तो हम कहते हैं यूट्रिकल, और नीचे वाले बैग को हम कहते हैं सेक्यूल। तो इनके नाम आपको याद रखने हैं। ऊपर वाला जो बैग होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, वैसे यहाँ पर दर्शन नहीं रखा है, यहाँ पर समझा रहे थे, तो ये थोड़ा बड़ा होता है, जिससे क्या होती है, सेमी सर्कुलर डक्ट निकलती हैं। इसको हम क्या कहते हैं, यूट्रिकल कहते हैं। और नीचे एक और बैग पाया जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, सेक्यूल कहते हैं। इन दोनों में कुछ कुछ पत्थर पाए जाते हैं, रॉक पाए जाते हैं, इसके कारण इन्हें दोनों को सम्मिलित रूप से ओटोलिथ ऑर्गन कहते हैं। ओटो से तो रिलेटेड हो गया ईयर, और लिथ से हो गया हमारा रोक। तो ओटोलिथ ऑर्गन क्यों कहते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि इसमें रोक कहां पर पाई जाती है। अभी केवल इतना जान लो, ये जो दोनों बैग्स होते हैं जो मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के बने होते हैं, उन दोनों में रोक्स पाए जाते हैं। इसके कारण उन दोनों को सम्मिलित रूप से हम ओटोलिथ ऑर्गन कहते हैं। ओटोलिथ ऑर्गन क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें रोक्स पाई जाती है। तो एक तो हो गया वेस्टिब्यूलर एपरेटस का एक पार्ट वेस्टिब्यूल। यहां पर ये जो वेस्टिब्यूल है पूरा बोनी लैब्रिंथ, प्लस में यहां पर लिख देते हैं बोनी लैब्रिंथ प्लस हमारा मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ, या फिर हम उसको कह सकते हैं ओटोलिथ ऑर्गन। ओटोलिथ ऑर्गन में कौन कौन से आते हैं, यूट्रिकल और सेल्कस। अब इसमें एक चीज और रहेगी, यहाँ पर वेस्टिबुलर अपार्टस हमने किसको कहा है, ये जो पूरा पार्ट है इसको हमने वेस्टिबुलर अपार्टस कहा है। तो यहाँ पर हमने केवल अभी वेस्टिब्यूल को लिया है, और इसमें एक और पार्ट होता है ये सेमी सर्कुलर डक्ट। इसमें हमने पढ़ लिया था सेमी सर्कुलर डक्ट होती है, ये आपस में सारी 90 डिग्री के कोण पर होती हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सेमी सर्कुलर डक्ट। डक्ट नहीं कहते हैं, कैनाल कहते हैं। जो बोनी लैब्रिंथ के द्वारा जो सेमी सर्कुलर बनी होती है उनको हम कैनाल कहते हैं। और इसमें हमने पढ़ा था इन कैनाल्स में एक मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ और पाई जाती है, मेम्ब्रेन की बनी हुई एक और भित्ति पाई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, सेमी सर्कुलर डक्ट कहते हैं। यानी जो बोनी लैब्रिंथ से बनी हुई है उसको तो हम कैनाल कहते हैं, नलिका कहते हैं, और उसके अंदर जो मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ पाई जाती है उसको हम डक्ट कहते हैं।
तो ये जो वेस्टिब्यूल अपार्टस है, जिसमें वेस्टिब्यूल, बोनी लैब्रिन्थ और हमारा जो ओटोलिथ ऑर्गन है वो आते हैं, और सेमी सर्कुलर डक्ट हैं वो आपस में मिलकर संतुलन बनाने का काम करते हैं। हमारे शरीर में दो प्रकार के संतुलन हो सकते हैं। साम्यावस्था जो है वो दो प्रकार की हो सकती है। एक तो होती है हमारी स्थितिक साम्यावस्था यानी स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और एक हमारी होती है गतिज साम्यावस्था यानी जब हम सामान्य स्थिति में बैठे हुए हैं तब हमारी साम्यावस्था, तब हमारा संतुलन, और दूसरी जब हम दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं या फिर गति की अवस्था में यानी डायनामिक्स इक्विलिब्रियम। तो इसमें पहला आता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। जब हम सामान्य स्थिति में बैठे हुए होते हैं या फिर लेट रहे होते हैं तो उसमें हमारे शरीर का जो संतुलन करता है उसको हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इसका काम कौन करता है? हमारा ये वाला पार्ट यानी वेस्टिब्यूल करता है हमारा। और डायनामिक्स इक्विलिब्रियम होता है वो संतुलित किया जाता है सेमी सर्कुलर कैनाल के द्वारा। अब इसमें होता क्या है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम, जैसे हम साम्यावस्था में हमें संतुलन प्रदान करना है। जैसे हम बैठे हुए हैं, यदि हम बेड पर लेटते हैं तो हम धीरे धीरे जाते हैं। अब धीरे धीरे क्यों जाते हैं? ये अब होती है हमारी स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अगर हम यहाँ पर ओटोलिथ ऑर्गन बना के दिखाएं, ये मान लो हमारा ओटोलिथ ऑर्गन है। ओटोलिथ ऑर्गन दो प्रकार के होते हैं, एक तो हमारा ऊपर वाला बैग, एक हमारा नीचे वाला बैग। जैसे हम कोई भी ओटोलिथ ऑर्गन ले लेते हैं, चाहे ऊपर वाला ले लो, चाहे ये हमारा कोई भी ओटोलिथ ऑर्गन हो गया। अब ओटोलिथ ऑर्गन में क्या भरा होता है? हमने पढ़ा है ओटोलिथ ऑर्गन यहाँ पर इसके अंदर पाया जाता है। और जो ओटोलिथ ऑर्गन होता है वो क्या होता है? एक तरीके का मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ होता है। तो यहाँ पर ये कैसा है? मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ है। जो भूल भुलैया वो किसकी बनी हुई है? मेम्ब्रेन की बनी हुई है। तो इसके अंदर जो फ्लूइड पाया जाएगा वो कौन सा होगा? एंडोलिम्फ यानी अंतः लसिका। अब इसके अंदर अंतः लसिका भरा हुआ है। तो जो ओटोलिथ ऑर्गन होते हैं, चाहे वो यूट्रिथिल हो या सेक्वस हो, यानी ऊपर वाला जो ओटोलिथ ऑर्गन हो चाहे नीचे वाला ओटोलिथ ऑर्गन हो, दोनों में यहाँ पर नीचे की साइड एक रेज्ड पोर्शन होता है यानी उठा हुआ ये परत होती है। इसको हम मैक्यूला कहते हैं। अब हमने पढ़ लिया है पिछली वीडियो में कि जो भी हमारे ईयर में सेंसरी ऑर्गन होते हैं वो कौन से होते हैं। अगर हम सेंसरी सेल्स की बात करें तो वो सेंसरी सेल्स कौन सी होती है? हेयर सेल्स होती हैं। तो यहाँ पर भी हमें क्या हो रहा है? एक सेंस हो रहा है कि हमें स्टैटिक यानी जब हम सामान्य स्थिति में है तो उसमें संतुलन बनाने के लिए यहाँ पर भी हेयर सेल्स होंगे। तो ये जो उठा हुआ पोर्शन है मैक्यूला, यहाँ पर भी कुछ एपिथेलियम सेल्स होती हैं इस तरह की। ये एपिथेलियम सेल्स होती हैं, ये हमें सेंसरी प्रदान करती हैं। अब इनका नाम तो आप जानते ही हो, इनका नाम क्या होता है? हेयर सेल्स। और हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है कि हेयर सेल्स के ऊपर माइक्रोविलाइज पाई जाती हैं, सूक्ष्म सूक्ष्म ये धागेनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। इनको हम स्टेट्रोकोक्लिया कहते हैं। वैसे तो ये होती हैं माइक्रोविलाई, लेकिन इनका अलग से नाम दिया हुआ है, इनको हम कहते हैं स्टेट्रोकोलाई। अब हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था? हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था हमारा जो बीच का वाला पार्ट होता है, जो कोक्लिया का बीच वाला पार्ट होता है, स्काला मिडल, उसमें क्या पाए जाते हैं? उसमें ऑर्गन ऑफ कोर्टाई पाए जाते हैं। वहां पर भी हमारे हेयर सेल्स होते हैं, इस तरह से हेयर सेल्स होते हैं। और ऊपर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, उस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन कहते हैं। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था यहाँ पर ये जो ऑर्गन ऑफ कोर्टाई होता है, यहाँ पर हेयर सेल्स पाए जाते हैं और इनके जो माइक्रोविलाई हैं ये टेक्टोरियल जो मेम्ब्रेन होती है उसमें घुसे हुए होते हैं। और जब ये माइक्रोविलाइज इधर उधर होते हैं, कंपन करते हैं, तो इनके कारण एक इलेक्ट्रिक सिग्नल निकलता है जो हमारे न्यूरॉन से चला जाता है सीधे ब्रेन में। तो यहाँ पर भी एक मेम्ब्रेन पाई जाएगी जिसमें ये माइक्रोविलाइज अंदर घुसे हुए होंगे, फंसे हुए होंगे। इसको हम कहते हैं ओटोलिथ मेम्ब्रेन।
ओटोलिथ मेम्ब्रेन। अब इसको ओटोलिथ मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन होती है ये काफी इंपॉर्टेंट होती है। इस मेम्ब्रेन में हमारे रोक्स पड़े होते हैं। अभी हमने बात की थी ओटोलिथ ऑर्गन को ओटोलिथ ऑर्गन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ईयर से संबंधित है, इसलिए हम इसको ओटो कहते हैं। और लिथ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें रोक्स पड़े होते हैं। तो जो ओटोलिथ जो ऑर्गन होते हैं उसके अंदर जो रोक्स पड़े होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? ओटोलिथ मेम्ब्रेन में होते हैं। यानी यहाँ पर हमने ओटोलिथ मेम्ब्रेन को दर्शा दिया है जिसमें माइक्रोविलाइज फंसे हुए हैं। अब जो माइक्रोविलाइज फंसे हुए हैं दूसरे कल से बना लेते हैं। यहाँ पर जो माइक्रोविलाइज फंसे हुए होते हैं, ये जो ओटोलिथ मेम्ब्रेन होती है इसमें कुछ कुछ पत्थर के कण होते हैं। अगर हम इसका रासायनिक देखें तो ये रासायनिक जो हम इसका रासायनिक संगठन देखें तो इसका रासायनिक संगठन होगा CaCO3, ये यानी कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट ही तो हमारा रोक होता है। जो हमारा संगमरमर होता है वो किसका मिलकर बना होता है? CaCO3, यानी वो भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है और वो होता है हमारा पत्थर। और यहाँ पर भी ये जो कण है ये किसके हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के हैं। यानी यहाँ पर भी जो ओटोलिथ मेम्ब्रेन है उसके अंदर हमारे रोक्स पड़े हुए हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा कि जो संतुलन का काम होता है वो कौन करता है? वेस्टिब्युलर एपरेटस कहते हैं, अपरेटस करते हैं। ये जो ऊपर का कोक्लिया को छोड़कर वो जो पार्ट होता है वो सारा का सारा वेस्टिब्युलर अपरेटस में आता है। अब वेस्टिब्युलर अपरेटस दो भागों से मिलकर बना होता है। एक तो हमारी ये जो सेमी सर्कुलर, एक तो यहाँ पर हेडफोन की तरह हो गई, एक जबड़े की तरह हो गई, या फिर हम इसे कह सकते हैं गले के हार की तरह हो गई, इस तरह से पड़ी हुई। और एक होती है हमारी यहां से, अगर हम नोज से शुरू करें और पीछे की तरफ जाएं, जैसे लड़कियां जो सिंदूर भरती हैं उस तरह से। तो ये तो हो गई हमारी सेमी सर्कुलर वॉल। और इनके नीचे पाया जाता है यहाँ पर बोनी लेब्रिंथ, जिसके अंदर होते हैं हमारे यहाँ पर दो गुब्बारे। ऊपर वाले गुब्बारे को हम क्या कहते हैं? ऊपर वाले गुब्बारे को हम कहते हैं ऊपर वाले गुब्बारों को हम क्या कहते हैं? यूट्रिकल कहते हैं, यूट्रिकल कहते हैं। और नीचे वाले जो गुब्बारा होता है उसको हम सिक्वल कहते हैं। और अगर हम इन दोनों को मिलाकर देखें तो इनको हम कहते हैं वेस्टिब्युलर अपार्टस। और अगर इतने पार्ट की बात करें तो इतना पार्ट हो गया हमारा वेस्टिब्यूल और ऊपर वाला पार्ट हो गया सेमी सर्कुलर वॉल। अगर हम इस पूरे की बात करें तो ये पूरा क्या करता है? अभी हमने पढ़ा पूरा क्या करता है? पूरा हमारे इक्विलिब्रियम में मदद करता है, यानी जो संतुलन बनाने का काम है वह यही करता है। अब संतुलन भी है वो दो प्रकार का होता है। एक तो हमारा स्टैटिक इक्विलिब्रियम, यानी हम सामान्य स्थिति में हैं तब हमारा जो साम्यावस्था है या फिर हम उसको कह सकते हैं संतुलन की अवस्था है, तो वो कौन बनाकर रखता है? नीचे जो वेस्टिब्यूल पाया जाता है, ये वाला जो पार्ट है वो हमारी सामान्य स्थिति में। और जो ये टेढ़े मेढ़े हैं वो हमारे टेढ़े मेढ़े कामों में, जैसे हम भाग रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, तो ये हमारे टेढ़े मेढ़े काम हो गए, यानी हम साम्य अवस्था में नहीं है। तो इस स्थिति में हमारे कौन काम करेंगे? इस स्थिति में हमारे जो टेढ़ी मेढ़ी नलिकाएं हैं, जो सेमी सर्कुलर वॉल्स हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, वो हमारी मदद करेंगी। तो ये अभी तक हमने बात की। और उसके बाद में हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर रहे थे। उसमें हमने पढ़ा था जो ओटोलिथ ऑर्गन है वो मदद करता है। अब हम ओटोलिथ जो ऑर्गन है उसकी संरचना के बारे में पढ़ रहे थे। ओटोलिथ ऑर्गन की संरचना में पढ़ा कि एक रेज्ड पोर्शन होता है, इसको हम क्या कहते हैं? मैक्यूला कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? जो राइज्ड पोर्शन होता है, उठा हुआ पोर्शन होता है, उसको हम मैक्यूला कहते हैं। और मैक्यूला के ऊपर हेयर सेल्स पाई जाती हैं। अब हेयर सेल्स के बारे में तो आपको पता ही है, पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। हेयर सेल्स होती हैं वो वाइब्रेशन को किस में बदल देती हैं? जो वाइब्रेशन वगैरह होता है जिससे हमारी माइक्रोविलाइज मूव करती हैं, उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में पहुंचा देता है ब्रेन के पास। तो हमारी माइक्रोविलाइज किसके अंदर फंसी हुई है? यहाँ पर एक और मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको हम कहते हैं ओटोलिथ मेम्ब्रेन। ओटोलिथ मेम्ब्रेन में कैल्शियम कार्बोनेट पाए जाते हैं, यानी रोग पाए जाते हैं। अभी तक केवल इतनी बात की है, इतनी बात समझ में आई। उसके बाद में अब शुरू करते हैं आगे वाली बात। अब हमें पता है इसके ये जो ओटोलिथ मेम्ब्रेन है ये हमारी सामान्य अवस्था में मदद करती है। हमने क्या पढ़ा? हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कोक्लिया जो है वो हमारी हियरिंग में मदद करता है। उसके अंदर अगर हम बात करें तो उसके अंदर हमने बीच वाला जो पोर्शन होता है, स्काला मिडल होता है, वो हमारा मदद करता है। और अगर उसके अंदर भी हमने बात की तो उसके अंदर जो
ऑर्गन मदद करता है उसको हम कहते हैं ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। तो यहाँ पर हमें पता है कि जो साम्यावस्था में हमारी जो संतुलित रखती है स्थितिज अवस्था में, वो कौन से होते हैं, ओटोलिथ ऑर्गन्स होते हैं, या फिर इनको हम कह सकते हैं वेस्टिब्यूल। अब अगर हम वेस्टिब्यूल के अंदर भी बात करें तो वेस्टिब्यूल के अंदर भी हमारे जो हेयर सेल्स हैं वही मदद करते हैं। अब इसमें होता क्या है, हम जैसे सामान्य स्थिति में हैं, हम बेड पर बैठे हुए हैं, यदि हम लेटते हैं पीछे, बेड पर लेटते हैं तो ऐसा तो नहीं है एकदम से पीछे पड़ जाते हैं, ऐसा नहीं होता है, हम धीरे धीरे पीछे जाते हैं, यानी हमारे सिर की जो पोजीशन है वो चेंज होती है। अब इसमें होता क्या है, जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है वो ग्रेविटी के अनुसार होता है, यानी जो गुरुत्वाकर्षण है उसके अनुसार होता है। जैसे ये हमारा सिर है, अब ये यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, बेड पर बैठे हुए हैं, यदि हम लेटना चाहते हैं तो यहाँ पर हम हमारे सिर को धीरे धीरे नीचे लेकर आते हैं। अब ये धीरे धीरे नीचे लेकर क्यों आते हैं, क्योंकि हमारे जो आगे की मसल्स हैं वो टाइट हो जाती हैं। अब हमें यही बात कर रही है कि टाइट क्यों होती हैं। तो जब हमारा सिर ऊपर से नीचे जाता है, वैसे तो हमारा पूरा शरीर होता है, लेकिन अगर मेनली बात करें तो काम तो कहाँ पर होता है, हमारे सिर में होता है। तो अगर सिर की बात करें तो यहाँ पर हमारी जो हाइट है वो कितनी है, मान लो h है, या फिर मान लो 2 मीटर है। 2 मीटर तो ज्यादा हो गया, मान लो 2 मीटर है, मान लो पृथ्वी से या जो तल है उससे 2 मीटर है। अब यदि हम धीरे धीरे लेटना चाहते हैं तो लेटते हैं तो हमारे जो सिर की पोजीशन है वो बिल्कुल यहाँ पर आ जाती है, सीधी हो जाती है, हम लेट गए हैं। अब जो हमारी सिर की पोजीशन है वो मान लो पृथ्वी से 1 मीटर है। तो अब इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि जैसे जैसे हम सिर अपना नीचे लाते हैं तो हमारी जो अंदर स्थितिज ऊर्जा है, आपने थोड़ी बहुत फिजिक्स पढ़ी हो तो फिजिक्स में होता है F=mgh, ये क्या होता है, हमारा स्थितिज ऊर्जा यानी स्टैटिक एनर्जी। अब जितनी हाइट बढ़ती जाती है, जैसे m जो मास है हमारे सिर का बराबर है, ऊपर रहेंगे तो भी और नीचे रहेंगे तो भी, और ग्रेविटी भी हमारी बराबर है 9.8। अब हमारी h जो है वो कम ज्यादा हो रही है, पहले हम सीधे थे तो ज्यादा थी और नीचे गए तो कम हो गई, यानी जब हम नीचे लेटते हैं तो हमारी जो स्थितिज ऊर्जा है वो थोड़ी कम हो जाती है। और जब हम नीचे लेटते हैं तो यहाँ पर हमारी जो ओटोलिथ मेम्ब्रेन है उसके अंदर रॉक सेल्स पाए जाते हैं, रॉक पाई जाती है, CO पाए जाते हैं। और जब हम लेट जाते हैं तो ये जो पत्थर होते हैं थोड़े भारी होते हैं, क्योंकि हमको पता है कि जो पत्थर हैं वो तो थोड़े भारी होते हैं। तो यहाँ पर हम जब लेटते हैं तो जो ओटोलिथ मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर जो रॉक्स होते हैं वो एक साइड पड़ जाते हैं, सारे के सारे भारी होते हैं तो वो एक साइड पड़ जाते हैं। अब जब वो एक साइड पाए जाएंगे, जब वो एक साइड पड़ जाएंगे, किसके कारण पड़ेंगे, हमारी स्थितिज ऊर्जा के कारण। स्थितिज ऊर्जा में कमी आ गई तो वो एक साइड नीचे पड़ जाएंगी। अब जैसे यहाँ पर ये माइक्रोविलाई जिसके अंदर फंसी हुई है, अब ये सारे जो पत्थर हैं ये इधर जाएंगे, इधर की साइड ओटोलिथ मेम्ब्रेन में। तो इसके अंदर जो माइक्रोविलाइज फंसी हुई है तो उनको क्या करेंगे, उनको हिलाएंगे, मूवमेंट करवाएंगे। जैसे एक बार फिर से छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। जैसे ये हो गई हमारी ओटोलिथ मेम्ब्रेन, ओटोलिथ मेम्ब्रेन में ये हमारा पड़ा हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट, और यहाँ पर है हमारी माइक्रोविलाई, ये हमने माइक्रोविलाई बना लिए। और ये माइक्रोविलाई इस ओटोलिथ मेम्ब्रेन में फंसी हुई होती है। अब ये तो आपको पता ही है फंसी हुई कैसे होती है, पिछली वीडियो में हमने टेक्टोरियल मेम्ब्रेन में पढ़ा था कि हमारी माइक्रोविलाइज कैसी फंसी होती है और कैसे काम करती है। तो जब ये भारी हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा में कमी आती है, तो ये जो पत्थर है ये किसकी तरफ जाता है, भारी वाली तरफ, यानी जिस तरफ हम लेटे हैं उस तरफ जाता है। तो ये जब रोग इस तरफ जाएगा तो हमारा जो माइक्रोविलाइज है उनमें मूवमेंट होगा, यानी माइक्रोविलाइज को हटाकर ही तो ये जाएंगी। तो माइक्रोविलाइज को जब हटाएंगे तो माइक्रोविलाइज के अंदर सिग्नल उत्पन्न होगा। अब इसके बारे में हमने को पढ़ना नहीं है कि जब माइक्रोविलाइज हिलती हैं तो हमारे अंदर सिग्नल कैसे जनरेट होता है, इसके बारे में नहीं पढ़ना है, हमने केवल ये पढ़ना है कि सिग्नल कैसे जनरेट होता है। तो यहाँ पर सिग्नल जनरेट हो गया, तो यहाँ पर जो न्यूरॉन्स पाए जाते हैं ये सिग्नल कहाँ पर आएंगे, इसके पास आएंगे, और ये चली जाएगी सीधी ब्रेन के पास। यानी जब भी हम ऊपर नीचे होते हैं, हमारी स्थितिज ऊर्जा में कमी या फिर ज्यादा होती है, तो ये जो ओटोलिथ मेम्ब्रेन के अंदर जो रॉक्स पाए जाते हैं वो इधर उधर मूवमेंट करते हैं, जिसके कारण हमारी जो माइक्रोविलाइज है वो हिलती हैं और ये सूचना पहुंच जाती है ब्रेन के पास। अब ब्रेन को पता चल जाता है कि जो हमारी सामान्य स्थिति है उसमें चेंज आ गया है,
जैसे हम बैठे हुए हैं, अब थोड़ा सा झुकते हैं तो हमारा जो ओटोलिथ और जो ओटोलिथ मेम्ब्रेन के अंदर जो रोक्स हैं वो मूवमेंट करती है, तो वो सूचना पहुंच जाती है हमारे ब्रेन के पास। तो ब्रेन जो है वो कंट्रोल करता है आगे की मसल्स को, यहाँ पर जो आगे की मसल्स पड़ी हुई होती हैं उन तक वो सूचना पहुंचाता है और वो टाइट हो जाती है, जिससे हम धीरे धीरे नीचे बेड पर लेटते हैं। तो ये ओटोलिथ मेम्ब्रेन ओटोलिथ ऑर्गन है, उसके बारे में समझ में आया कि यहाँ पर ओटोलिथ मेम्ब्रेन और माइक्रोविलाइज कैसे काम करती हैं। यानी जब हमारी सामान्य स्थिति में चेंजेस आता है, जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं, अब गाड़ी में मान लो एकदम से ब्रेक लग गया, तो ब्रेक लगने से क्या होगा, हमारा मुंह जो है, सिर है, वो आगे की तरफ आएगा, सिर आगे की तरफ आएगा। तो जब सिर आगे की तरफ आएगा तो यहाँ पर जो ओटोलिथ मेम्ब्रेन पाई जाती है, इसके अंदर जो कैल्शियम कार्बोनेट पाए जाते हैं ये इधर हो जाएंगे, तो इधर हो जाएंगे तो हमारी माइक्रोविलाइज मुड़ जाएंगी, यानी उनमें क्या हो जाएगा, वाइब्रेशन उत्पन्न हो जाएगा। और जब वाइब्रेशन उत्पन्न होगा तो हमारे जो हेयर सेल्स हैं वो किस में बदल देंगे, उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदलकर न्यूरॉन के माध्यम से, हमारी यानी नर्व के माध्यम से, पहले न्यूरॉन में फिर नर्व्स में जाएगा और फिर ब्रेन तक पहुंच जाती है। और अब हम बात कर लेते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। अभी हमने सामान्य स्थिति में जो संतुलन बनाए रखता है, जो हमारा ओटोलिथ ऑर्गन होता है, उसके बारे में बात कर ले कि ओटोलिथ ऑर्गन कैसे काम करता है। अब हम पढ़ लेते हैं हमारे डायनामिक इक्विलिब्रियम, यानी हम जो गति की अवस्था में होते हैं, दौड़ रहे होते हैं या फिर झूले पर झूल रहे होते हैं, उस स्थिति में। तो वो जो स्थिति होती है उसमें हमारा जो स्थितिज ऊर्जा है उसमें चेंजेस नहीं आता है। जैसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं पहले तो डायनामिक्स इक्विलिब्रियम। अब इसमें क्या होता है, हमारा जो स्थितिज ऊर्जा है, इसके अंदर जो स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है उसके अंदर हमारा चेंजेस नहीं आता है। जैसे मान लो यहाँ पर झूला है और ये नीचे झूला हुआ है, ये गोल झूला है। अब यहाँ पर सीट लगी हुई है, मान सकते हो आप, ये सीट लगी हुई है। अब सीट पर कोई भी बैठा हुआ है। अब यदि हम इस झूले को झुलाते हैं, गोल गोल घुमाते हैं, तो इसमें क्या होता है, हमारा जो मान लो ये हमारा कोई भी आदमी बैठा है और ये इसका सिर है। अब ये जो सिर है इसकी ऊंचाई पृथ्वी से कितनी है, मान लो कितनी भी है, 2 मीटर है। अब यदि ये आदमी वहां पर पहुंचेगा, झूले में घूमता हुआ रोटेशनल जब मूवमेंट करेगा तो वहां पर पहुंचेगा, जब वहां पर पहुंचेगा तो उसकी पृथ्वी से ऊंचाई अभी भी 2 मीटर है। यानी जो हाइट है वो चेंज नहीं हुई है और हमारा द्रव्यमान भी चेंज नहीं हुआ, और ग्रेविटी तो कभी चेंज नहीं होती है। यानी हमारी जो स्थितिज ऊर्जा है इस कंडीशन में बराबर है। लेकिन संतुलन में तो अंतर आ रहा है, यानी जब हम यहाँ पर जोर जोर से घुमाते हैं, तो ये जब व्यक्ति बैठा है, मान लो आप बैठे हो, तो जब आपको घुमाया जाता है तो आप बाहर की तरफ एक बल अनुभव करते हो। ये तो फिजिक्स में खूब पढ़ लिया कि जब हम रोटेशन मूवमेंट करते हैं, जब वृत्ताकार गति करते हैं, तो हम बाहर की तरफ एक खिंचाव महसूस करते हैं। वो खिंचाव कौन सा होता है, अभिकेंद्रीय बल। तो यहाँ पर अभिकेंद्रीय बल होगा, लेकिन हमारी जो स्थितिज ऊर्जा है वो अभी भी बराबर है। तो इस स्थिति में हमारा जो काम करेगा इक्विलिब्रियम वो कौन सा होगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम, यानी गति में है और स्थितिज ऊर्जा भी हमारी चेंज नहीं हो रही है। अब हमने पढ़ लिया कि जो डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है वो किसके द्वारा कंट्रोल होता है, हमारी जो सेमी सर्कुलर वो डक्ट पाई जाती है, कैनाल पाई जाती है, उनके द्वारा संतुलित होता है। तो जैसे ये हमने पढ़ लिया कि 3 इस तरह से होती है, एक नीचे लेटी हुई होती है और ये यहाँ पर सिंदूर जैसे लगाते हैं उस तरह से। और हमने पढ़ लिया है कि यहाँ पर जो सभी डक्ट होती हैं, सभी जो कैनाल्स होती हैं, वो सभी परपेंडिकुलर होती हैं, लंबवत होती है, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए रखती हैं। तो अब इससे होता क्या है, अब जब एक दूसरे से 90 डिग्री कोण है तो ये हमारे बन जाते हैं एक्स, वाई और जेड एक्सिस। जैसे ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ये वाला। उसके बाद में ये जो नीचे लेटी हुई है ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, और जो पीछे की तरफ जहां से हम, जैसे हम सिंदूर, जैसे हम नहीं, लड़कियां जो सिंदूर भरती हैं उस तरह से जो पीछे की तरफ, ये हो गया हमारा जेड एक्सिस। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स, वाई और जेड। यानी जब एक्स प्लेन में एक्स वाला जो तल होता है उसमें जब मूवमेंट होगी तो हमारा जो एक्स में जो एक्सिस है उसमें जो सेमी सर्कुलर डक्ट पाई जाती है उसमें मूवमेंट होगा और वो हमको बताएगी। और यदि वाई में होता है, वाई एक्सिस में होता है, तो वाई जो तल है उसमें जो सेमी सर्कुलर वॉल पाई जाती है, डक्ट पाई जाती है, वो हमको बताती है कि मूवमेंट हो रहा है, यानी हमको नहीं, ब्रेन को बताती है। ब्रेन फिर उस हिसाब से क्या करता है, काम करता है। अब हम इसकी आंतरिक संरचना को देख लें।
ये जो सेमी सर्कुलर वॉल्स पाई जाती है, डक्ट पाई जाती हैं, इनकी आंतरिक संरचना को। जैसे यहाँ पर हमने एक बना लिया, अगर हम तीनों बनाएंगे तो थोड़ा गोचपोच हो जाएगा। वैसे एक में जो काम होता है वो सभी तीनों में होता है। तो यहाँ पर हमने एक को बना लिए और यहाँ पर नीचे से हमने सूजी हुई बना ली है, और यहाँ पर जो सूजी हुई बनाई है उसमें एक मोटी बनाई है, ताकि हम यहाँ पर जो आंतरिक संरचना पड़े उसमें थोड़ा सही से बने चित्र। तो ये बनी हुई होती है हमारी बोनी मेम्ब्रेन से, सॉरी बोनी लेब्रिंथ से। जो बोन की तरफ यहाँ पर क्या है, पूरी इसके अंदर पूरी बोन है, ये तो आप समझ चुके हैं। यानी बोन ही ऐसी कटी फटी है, यहाँ से कट रही है, इस तरह से कट रही है, जिसके कारण ये हमारी सेमी सर्कुलर डक्ट बन रही है, और बाहर की तरफ भी बोन है, ये पूरा बोन है, और बोन ऐसी कटी फटी है जिसके कारण ये डक्ट बन रही है। तो इसको हम क्या कहते हैं, बोनी लेब्रिंथ कहते हैं। और यहाँ पर हम इसको एक सेमी सर्कुलर डक्ट भी कह सकते हैं, सॉरी कैनाल कहते हैं। जो बोनी लेब्रिंथ से बनी हुई है उसको हम कैनाल कहते हैं। और इसके अंदर जो मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ पाए जाते हैं, हमने पढ़ लिया इसके अंदर क्या पाई जाती है, एक मेम्ब्रेन और पाई जाती है जो इसके साथ साथ चलती है। तो यहाँ पर हम उसको भी दर्शा देते हैं। तो इसके अंदर हो गई हमारी मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। ये समझ में आ रहा है ये चित्र, कि इस चित्र में हमने क्या क्या दर्शाया है। इस चित्र में हमने दर्शाया है, ये तो हमारी हो गई टेम्पोरियल बोन, जो हमारी बोन होती है हमारे स्कल की, वो हो गई। और यहाँ पर एक गड्ढा है, यानी गड्ढा इस शेप का है जिससे सेमी सर्कुलर बोर बन रही है, और उसके अंदर एक मेम्ब्रेन है, ये जो पिंक कलर की है मेम्ब्रेन है, इसको हम क्या कहते हैं, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ कहते हैं। और चूंकि ये सेमी सर्कुलर कैनाल में है तो इसको हम कहते हैं सेमी सर्कुलर डक्ट। अब ये सेमी सर्कुलर डक्ट क्या करती है, हमारे बैलेंसिंग का काम करती है। यानी जब हम सिर इस तरह हिलाते हैं, इधर से इधर, इधर से इधर, तो ये हमारी सेमी सर्कुलर डक्ट कंट्रोल करती है। जैसे हम मान लेते हैं अभी तो केवल इधर उधर हिला रहे हैं, तो हम इसके बारे में समझ सकते हैं कि ये कैसे काम करती है। अब हमने पढ़ा है कि इसके अंदर जो बोनी लेब्रिंथ है उसके अंदर तो कौन सा फ्लूइड पाया जाता है, उसके अंदर कौन सा फ्लूइड पाया जाता है, जल्दी लाइव चैट में लिखें। जो हमारा बोनी लेब्रिंथ होता है, जो सेमी सर्कुलर डक्ट बनाता है या फिर पूरा बनाता है, पूरा इंटरनल ईयर, उसमें कौन सा हमारा जो फ्लूइड पाया जाता है वो कौन सा होता है, उसका नाम है पेरिलिम्फ, यानी परिलसिका। और अंदर जो मेम्ब्रेन पाई जाती है उसके अंदर होता है हमारा एंडोलिम्फ। तो इसके अंदर हमने एंडोलिम्फ भर दिया, मान लो ये गुलाबी कलर है, इसके अंदर हमने एंडोलिम्फ भर रखा है। अब जब हम इधर उधर सिर हिलाएंगे, इधर उधर सिर हिलाएंगे, तो क्या होगा, इसके अंदर जो मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ है इसके अंदर जो एंडोलिम्फ पाया जा रहा है, यहाँ पर जो एंडोलिम्फ है उसमें मूवमेंट होगा, इधर उधर गति करने लगेगा, यानी हम सिर उधर इधर उधर हिलाते हैं तो इसके अंदर जो फ्लूइड है उसमें मूवमेंट होगी। तो ये मूवमेंट कहाँ पर पहुंचेगी, जो नीचे राइज्ड पोर्शन है, फूला हुआ पोर्शन है, वहां तक पहुंचेगी। अब इसके अंदर भी एक फूला हुआ पोर्शन पाया जाता है, राइज्ड पोर्शन पाया जाता है इसके अंदर, जैसा कि ओटोलिथ ऑर्गन में पाया जा रहा है। ओटोलिथ ऑर्गन में हमने उसको क्या कहा था, ओटोलिथ हमने उसमें कहा था मैक्यूला, उसमें हमने क्या कहा, मैक्यूला। और अगर यहां पर हम बात करें तो यहां पर इसका नाम होगा क्रिस्टा। और ये जो फूला हुआ भाग है, जो हमारे सेमी सर्कुलर का नीचे जो बेस पॉइंट है, जो फूला हुआ भाग है, इसको हम कहते हैं एम्फूला। तो ये जो नीचे राइज्ड पोर्शन होता है, जो एम्फूला में पाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्रिस्टा कहते हैं। या फिर उसका पूरा नाम ले तो उसको हम कहते हैं क्रिस्टा एम्फुलेरिस। अब यहाँ पर भी वही काम होगा, ये तो कई बार रिपीट कर चुके हैं कि जो राइज्ड पोर्शन है यहाँ पर क्या होगा, हमारा जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है वो जनरेट होगा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होने के लिए यहाँ पर क्या पाए जाएंगे, हेयर सेल्स पाए जाएंगे, ये तो आपको पता ही है। अब हेयर सेल्स के ऊपर ये माइक्रोविलाई, कई बार रिपीट कर चुके हैं, इसके ऊपर ये हमारी माइक्रोविलाइज हो गई। अब हमें पता है कि जब माइक्रोविलाइज जो है वो हिलने का काम करती है, जब हिलती हैं, वाइब्रेट करती हैं, तब इलेक्ट्रिक सिग्नल प्रोवाइड होता है, जनरेट होता है। तो यहाँ पर उनके फिक्स होने के लिए एक मेम्ब्रेन की जरूरत है, तो यहाँ पर हम एक मेम्ब्रेन बना लेते हैं। अब ये मेम्ब्रेन सभी जगह पाई जाती है, जहाँ भी जो सेंसरी है, जो हियरिंग की सेंसरी है, बैलेंसिंग की सेंसरी है, वहाँ पर ये मेम्ब्रेन पाई जाती है। अब हमने पढ़ा ऑर्गन ऑफ कोर्टाई के ऊपर पाया जाता है, उसको हम टेक्टोरियल बोन टेक्टोरियल मेम्ब्रेन कहते हैं। ओटोलिथ ऑर्गन में जो पाया जाता है उसको हम ओटोलिथ मेम्ब्रेन कहते हैं। और यहाँ पर जो एम्फूला के ऊपर, यानी जो हेयर जो स्ट्रक्चर पाई जाती है उसके ऊपर जो माइक्रोवेल्स पाई जाती हैं, उनको रोकने के लिए जो मेम्ब्रेन पाई जाती है उसको हम कहते हैं क्यूपला।
अब ये जो क्यूपला है ये उन दोनों की तरह काम करेगी, यानी जो माइक्रोविलाइज है उनको फंसा कर रखेगी और जब वो वाइब्रेट करेंगे तो उनको हिलने नहीं देती है। यानी माइक्रोविलाइज जो है उनको मोड़ने का काम करती है, ऊपर से तो फिक्स रखती है और नीचे से ये जो फ्लूइड है ये जब वाइब्रेट करता है तो नीचे का हेयर सेल्स है वो भी वाइब्रेट करते हैं, लेकिन ऊपर से फिक्स रखता है, जिसके कारण हमारी जो माइक्रोविलाइज है वो मुड़ने तोड़ने लगती है, इधर उधर मुड़ने लगती है। और उसके बाद भी तो हमको पता ही है कि जब माइक्रोवेव मुड़ने तोड़ने लगेंगी तो यहाँ पर जो न्यूरॉन्स पाए जाते हैं उन न्यूरॉन्स में ये सिग्नल चला जाता है कि ये मुड़ रही है और ये चली जाती है ब्रेन के पास। अब ब्रेन देख लेता है कि ये न्यूरॉन्स आ कहाँ से रही है, ये न्यूरॉन आ कहाँ से रहे। अब वो अगर लगता है कि एक्स एक्सिस पे आ रही है, वाई एक्सिस पे आ रही है, तो उसी हिसाब से वो कमांड देता है आगे की मसल्स को, साइड की मसल्स को। तो इस तरह से हमारा जो बैलेंसिंग का काम है वो कौन करता है, सेमीसेलुलर डक्ट। तो जब हमने ये पूरी संरचना के बारे में पढ़ा, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, इसकी मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा कि ये काम कैसे करती है, तो उसमें हमने पढ़ा कि जो सब कहते हैं ना कि ईयर हमारे बैलेंसिंग का काम करता है और हियरिंग का काम करता है, तो ऐसा कुछ नहीं करता है ये। वो केवल ये करता है कि जो हमारा ईयर है वो वॉइस कलेक्ट करता है और अंदर डालता है और वहां पर केवल इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करता है, उसके अलावा और कुछ नहीं करता। और अगर हम बैलेंसिंग की बात करें तो बैलेंसिंग में ओनली हमारा जो ईयर है वो ये बताता है कि कहां से फ्लूइड कितना वाइब्रेट हो रहा है। ये फ्लूइड इधर से वाइब्रेट हो रहा है, इधर वाली जो सेंसर वो डक्ट पाई जाती है उनमें वाइब्रेट हो रहा है, या फिर कोई और सी जो डक्ट पाई जाती है उनमें वाइब्रेट हो रहा है, और ये बताता है कितना वाइब्रेट हो रहा है बस। उसके अलावा जो सारा काम होता है वो कौन करता है, हमारा ब्रेन करता है। आशा करता हूं कि आपको ये मैकेनिज्म ऑफ ईयर अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।